नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांग शानू है और आप देखना शुरू कर चुके हैं रोहतास पत्रिका। इंटरव्यू का दौर चल रहा है और इंटरव्यू के चलते इस दौर में आज जो कड़ी हमारे साथ है वो हमारे शहर सासाराम के पहले ई रिक्शा चालक का है। बिहार के रोहतास में बसा ये छोटा सा शहर अपने ऐतिहासिक धरोहर के लिए बहुत मशहूर है। चाहे प्राचीन काल में अशोक का शिलालेख हो, मध्यकालीन भारत का शेरशाह सूरी का मकबरा या आधुनिक भारत में निशान सिंह जैसे सुरमाओं का लिया हुआ स्वतंत्रता हेतु लोहा। इस शहर का धार्मिक इतिहास भी बेहद समृद्ध रहा है। चाहे कुराइच महावीर स्थान का हनुमान मंदिर हो, काली स्थान का काली मंदिर या पहाड़ की गोद में बसा हुआ माँ तारा चंडी शक्तिपीठ धाम। इतिहास और धर्म का धरोहर सजाए ये शहर अपने पर्यावरण के लिए भी जाना जाता है। कैमूर पहाड़ी श्रृंखला के समीप बचा ये शहर वादियों के मध्य बसा हुआ है। बरसात का मौसम है और आजकल ये शहर झरनों के लिए मशहूर है। ये आकर्षण का केंद्र होता है और पहाड़ों पर जमावड़ा होता है। पर्यावरण के इसी दौर को, इसी सूझबूझ को बढ़ावा देने वाले ई रिक्शा चालक का इंटरव्यू आज हम लेने जा रहे हैं उन्हीं पहाड़ के गोद में। तो आइए मिलते हैं आज अपने शहर के पहले ई रिक्शा चालक श्री संजय जी से। सबसे पहले तो आपका स्वागत है संजय सर रोहतास पत्रिका में। सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए। आप कहाँ से? नमस्कार दिव्यांग जी, आपका नमस्कार। मैं नोखा थाना के गोसाईपुर ग्राम का रहने वाला हूँ। मैं यहाँ सासाराम में करीब 2017 से आया हूँ और दिल्ली में नौकरी करता था। जो प्राइवेट कंपनी थी फ्लोगेन इंजीनियरिंग करके फायर फाइटिंग का काम करता था कंपनी साइडों पे। जीएसटी जब लागू हुआ तो कंपनी बंद होने के कगार पे हो गया। तो जो पुराने वर्कर थे उनको छटनी कर दिया कंपनी ने और निकाल दिया। उसके बाद मैं सासाराम आ गया। अपने वहाँ काम की दिक्कत होने लगी तो दिल्ली में। तो यहाँ आके मैं कुछ अपना व्यवसाय ढूंढने लगा कि क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए जी। उसी दौर में अनेक सारे काम किए। सब्जी का, फिर परचून का दुकान रोड पे लगाया, ठेला वगैरह भी मैं, और चाय वगैरह का भी ऐसा किया। लेकिन वो जमा नहीं। कभी नगर पालिका वाले हटा देते, कभी दुकान जो है सामने वाले लगाने नहीं देते। इस कारण से कर नहीं पाया। उसके बाद मैं ऐसे ही परेशान था, घूमते फिरते। फिर बीवी से झगड़ा। जब इनकम नहीं होता है तो घर में झगड़ा चालू हो जाता है। जो पैसे भी जो बचे थे वो धीरे धीरे खर्च होते गए तो दिमाग पे प्रेशर बढ़ने लगता है। और मियाँ जो था वो चिड़चिड़ा जैसा होने लगा था। तो आए दिन झगड़ा भी होता था। फिर वैसे ही कभी खाना खाते कभी नहीं खाते। घर से बाहर, दिन भर घर से बाहर ही रहना होता था काम की तलाश में कि कहीं मिल जाए कुछ ऐसा रोजगार मिल जाए कि किया जाए। पैसे भी धीरे धीरे कम होने लगे थे। खर्च हो रहे थे जी। उसके बाद फिर ऐसे ही घूमते घूमते एक ई रिक्शा की दुकान पे मेरी नज़र पड़ी। जो उस टाइम पे इकलौता ही ई रिक्शा का दुकान था, ये किसान ई रिक्शा जी का नाम से बोर्ड लगा हुआ था जी। वहाँ पे मैं गया, मिला वहाँ रिक्शा मालिक से। हाँ। लेकिन रेट जो था वो पटा नहीं उनसे। फिर मैं वापस चला गया। पैसा कम था तो बोला कि पूरा पेमेंट मतलब करने पूरा के बाद पेमेंट एक बार में करना था? एक बार में करना था तो ही वो रिक्शा मैंने देता। अच्छा। तो मैं फिर वापस चला गया मायूस होके। उसके बाद फिर 2 दिन के बाद फिर मैं आया वहाँ उसी दुकान पे। हाँ, उसी दुकान पे। बस एक ही रिक्शा के था, एजेंसी ही था यहाँ। अच्छा, सासाराम में और कोई रिक्शा की एजेंसी नहीं था उस टाइम। हाँ, 2017 की बात है ये? जी। तो फिर उसके बाद फिर मैं आया, फिर नहीं बना। फिर तीसरी बार में जब मैं आया तो बात थोड़ी सी बनी, लेकिन उस पे इंस्टॉलमेंट पे बनी। हाँ, EMI मंथली वाला कुछ। जी हाँ। वो दुकान जो जिसका एजेंसी था उनको हर दिन मैंने जितना कमाएंगे उसके अनुसार अपना खर्च रखने के बाद उसको पूरा पेमेंट उसको जमा करना था। उसके लिए आप हाँ। वो आपकी जान पहचान के थे? जान पहचान के नहीं थे। मैं जब उनसे रिक्वेस्ट करता बार बार आया, इसलिए उनको ऐसा लगा कि मैंने
जो है इनको मदद करनी चाहिए, जरूरतमंद है, जरूरतमंद है। और ई रिक्शा भी उनका एक भी निकला नहीं था, अभी एजेंसी से निकला नहीं था, करीब 6-7 महीने से उन्होंने। हाँ, चूंकि चलन हमारे साथ थोड़ा कम था उस समय था ही नहीं, कोई रिक्शा नहीं तो था। वो सोच रहे थे कि हमारा भी रिक्शा निकले, हाँ, मन रोड पे चलेगा तो कुछ प्रचार वगैरह भी होगा, हाँ, इसलिए वो दे दिए आपको वो रिक्शा इंस्टॉलमेंट पे दिए थे। तो आपने बताया कि आप दिल्ली में थे, जब आप दिल्ली में थे तो आप ऐसा ही कोई चालक वाला काम करते थे या आपका कोई और काम था? नहीं, मैं सुपरविजन करता था, फायर फाइटिंग कंपनी थी, साइडों पे जो फायर का काम होता है, जैसे ऑफिसों में स्मोक डिटेक्टर वगैरह लगाना, हाँ, या जो बड़ी बड़ी रिफाइनरी होती है, हाँ, वहाँ पे ऑटोमेटिक जो ट्रांसफार्मर का सिस्टम होता है कि आग लगती है तो ऑटोमेटिक जो फुहारा पानी का फेंकता है, वो सब सिस्टम हम लोग लगाते थे। तो मैं सुपरविजन करता था, काम करवाता था वहाँ पे वर्करों को। और फिर वो जीएसटी के बाद वो कंपनी थोड़ा लूज हो गई, आप सासाराम का आपने रुख किया, उसके बाद ये सारा कुछ हुआ। तो आपने बताया कि आप चालक नहीं थे, तो आप चालक कैसे बन गए? नहीं, मैं चालक, मैं इस रिक्शा चलाने के मूड में भी नहीं था, और ख्याल भी नहीं आया। लेकिन एक पता नहीं ऑटोमेटिक ही दिमाग में आया, जब बोर्ड दिखा ई रिक्शा का एजेंसी का, तो ऑटोमेटिक दिमाग में आया कि ई रिक्शा ही क्यों ना चलाया जाए। तो मैं वहाँ गया, पैसा भी कम था ना, बिजनेस करने के लिए पैसा उतना था नहीं। हाँ, तो ये उसमें भी मिल जाता था, जो छोटा इनकम इसमें पैसा लगता था। हाँ, तो इंस्टॉलमेंट में भी मिल गया, इसलिए मैं इसको ले लिया, रिक्शा चलाना। आपने इसको चलाना कैसे सीखा? मैं ले लिया, अब तो दिमाग में तो प्रेशर था, कैसे भी ले लिया। हम सोचते कि ऐसे बाइक की तरह, स्कूटी की तरह चलाना होता है। हाँ, तो मैं सोचा कि ऐसे चल जाता है। तो मैं लेने के बाद में जब मैं रोड पे उतारा तो चलाने में दिक्कत होने लगी, नहीं चला पा रहा था। फिर उसके बाद धीरे धीरे ऐसा ही खाली रोड पे घुमाते 10-15 दिन में मैं सीखा इसको। खुद से सीख गया? जी। अच्छा, ये ई रिक्शा खरीदने के बाद आपको क्या क्या मुश्किलें आई? मुश्किलें तो आई, चार्जिंग का मेन प्रॉब्लम हो रहा था। जो हम लोग रेंट पे रहते थे, वहाँ घर के नज़दीक पे ले जाने के लिए रिक्शा ले जाने, घर के पास में नज़दीक में नहीं पहुँच पाता था। हाँ, तो रोड पे हम लोग लगाते थे और रात में चार्ज करते थे। इसलिए कि दिन में तो रास्ते में कोई ना कोई गाड़ी वगैरह आती थी तो हो नहीं पाता था। हाँ, तो नाइट में लगा के और घर लंबा तार खींच के और चार्ज करते थे। दिन में जैसे खाना वगैरह भी खाना जाना होता रोड पे, जिसे गली में लगा देते तो लोग लगाने नहीं देते थे, इसलिए कि क्लोज हो जाता था रास्ता, रास्ता बंद हो जाता था लगाने के बाद। हाँ, दूसरी गाड़ी नहीं निकल पाती थी। तो आप सिर्फ रात को ही चार्ज कर सकते थे? रात को ही चार्ज होता था। अगर नहीं, लाइट नहीं रहा तो फिर रिक्शा बंद हो जाता था, चलता भी नहीं था रात को। मैंने सुना कि आपका एक बार चार्जर भी चोरी हो गया था। जी हाँ, रोते वो चार्ज करते करते मैं रिक्शे पे ही सो गया था, और उसी बीच में कोई पता नहीं कौन चार्जर निकाल दिए के और ऊपर ही सीट के ऊपर रख के चार्ज करते थे। जी, तो निकाल के पता नहीं कब लेके चला गया। नींद खुली तो देखा कि गाड़ी के चार्जर तो है ही नहीं। फिर मैं अगले दिन एजेंसी में आया जहाँ से रिक्शा लिया था। हाँ, उनको बोला उसी एजेंसी में जहाँ से रिक्शा लिया था। और दूसरी जगह मिलता भी नहीं था ना। हाँ, चूंकि वो अकेलौता दुकान था। तो वहाँ पे आया तो बोला, तो फिर वो लोग भी दिए, पैसा तो उतना था नहीं। कितने का आता है इसका चार्जर? 5,500 का आया था उस टाइम। 5,500 का इसका चार्जर आता है। पैसा उस टाइम पे भी था नहीं, वो भी इंस्टॉलमेंट पे ही लेना पड़ा था। चार्जर भी इंस्टॉलमेंट पे था? हाँ, इसलिए कि जो पैसा था वो हमने दे दिया था ना। एक मुश्त उनको दे दिया था। इस ई रिक्शा में आपकी मदद कुछ लोगों ने की है, और कोई ऐसा नाम जो इस ई रिक्शा चलाने के लिए आपकी मदद की हो? जी हाँ, रखने के लिए जब दिक्कत होने लगा रात को। हाँ, तो फिर मैं एक स्कॉटिश सेंट्रल स्कूल के नाम से, गोलचनी पे है, उनके डायरेक्टर है मिस्टर सुनील जी। जी, उन्होंने मेरा बहुत हेल्प किया है। और मैं उनसे बोला तो वो हमारा रिक्शा जो है अपने स्कूल के कंपाउंड में रखने के लिए मैंने इजाज़त दे दिए थे, और अपने स्टाफ लोगों से भी बोल दिए थे जो वहाँ पे सिक्योरिटी वगैरह थे कि रिक्शा लगाएंगे, लगाने देना है। और मैं वहीं पे फिर चार्ज भी 1-2 दिन किया, लेकिन तो बोले कि ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, आप हमेशा चार्ज करते रहिए। इसलिए कि घर पे चार्ज करने की व्यवस्था दिन में थी नहीं।
रात में थी? रात में ही थी, वही तार खींच के? चार तार खींच के। हाँ। तो वहाँ पे वो बोले कि यहीं पे चार्ज भी कर लिया करिए। तो मैं रात को 10 बजे ले जाता था और सुबह 7 बजे वहाँ से रिक्शा निकाल देता था। रात भर में चार्ज हो जाता था, फिर दिन भर चलाता, फिर 10 बजे मैं रात को वहाँ लगा देता था। 1 साल तक करीब उन्होंने मेरा मदद किया है। ठीक। हाँ। अब जब आपको ई रिक्शा चलाते हुए 3 साल 3.5 साल हो चुके हैं, अब आपकी आर्थिक स्थिति क्या है? इस ई रिक्शा ने आपकी कितनी मदद की आपके जीवन यापन में? अभी तो फिलहाल ठीक हो गया है, स्थिति बहुत बढ़िया हो गया है। पहले भाड़ा का स्कोप नहीं था और लोग थोड़ा कम चलते थे, इसलिए कि रिक्शा था नहीं तो लोग थोड़ा हिचकिचाते थे चढ़ने में इस पर। ऑटो ज़्यादा चलती है हमारे साथ, और ऑटो ज़्यादा चलती है और भाड़ा का स्कोप सासाराम में कम है, इसलिए कि यहाँ पे रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, कचहरी और मुख्य चीज़ें एक जगह पे हैं, इर्द गिर्द है एक जगह। तो लोग हाँ। कहीं से भी आए तो स्टेशन चले गए, बस स्टेशन चले गए, ये सब जो है दिक्कत आती थी। हाँ। भाड़ा का स्कोप नहीं था, फिर भी उसी में मेहनत किया हम लोगों ने। तो अब आपकी आर्थिक स्थिति ठीक है? जो शुरू में जितना आपको संघर्ष करना पड़ा, अब इस ई रिक्शा ने आपकी काफ़ी मदद की, वर्तमान हालात ठीक है? वर्तमान हालत तो ठीक है। हाँ। हमने फिर अपना कुछ दिमाग चलाया और हाँ। अपना विजिटिंग कार्ड बनवा के जो न्यूज़पेपर बांटते हैं उन लोगों से फिर पूरी गुलछनी और कुराइश में बंटवाया था। उसके अच्छा, आपने ई रिक्शा की मार्केटिंग की थी? हाँ, रिजर्व के लिए। अच्छा। और मंथली के लिए, रिजर्व मंथली और स्कूल के लिए जो है उसके लिए हमने प्रचार कराया था। भाड़े पे नाइट सर्विस भी हम देते हैं। हाँ। तो अब ठीक है? अब जी, हालात ठीक है? हालात ठीक है। अच्छा, इस आखिरी को सवाल के साथ आज का इंटरव्यू हम समाप्त करेंगे। कोरोना काल चला, सबके लिए काल चला कोरोना काल, और कोरोना काल में रोज़मर्रा में काम करने वाले लोगों को बहुत दिक्कतों का सामना करना पड़ा था। आपके लिए ये समय कितना मुश्किल भरा रहा? मुश्किल तो आती है, जो डेली कमाने वाले लोग होते हैं उनको तो इतनी मुश्किल कहिए मत कि कितनी मुश्किलें पड़ी है कि हाथ पैर पूरा बंद हो जाता है, इनकम का स्रोत एकदम पूरा बंद था। तो मुश्किल तो आया ही। हाँ। तो कैसे निकले आप इससे? मतलब थोड़ी समस्या तो हुई होगी, संघर्ष तो हुआ होगा। निकलने का क्या, वो निकल कैसे पाएगा? जब सरकार बंद कर दिया था तो निकलना मुश्किल था। तो वही जो पैसा जो पहले कमाया हुआ था उसी से खर्च चला। मुझे पता चला कि आपने इस कोरोना काल में कुछ वितरण किया लोगों के बीच में, श्रमिकों की भी कुछ हेल्प की, मदद की थी आपने हाईवे साइड में या रोड साइड में? थोड़ा किया था। जब आप खुद भी मुश्किलों में तब आपने हेल्प किया था, इसलिए मैं ये जानना चाहता था कुछ पैसे क्या ख्याल है हमारे पास कुछ पैसे, इसलिए कि जो बचे हुए थे तो मैं सोचा कि आखिर न्यूज़ टीवी पे देखता था कि लोग परेशान हो रहे हैं, बहुत दूर दूर से आ रहे हैं लोग, परेशान हैं, तो दिमाग में ऐसे ही आया कि बैठे हैं थोड़ा चलिए हम लोग भी हेल्प किया जाए, थोड़ा मानवता के नाते। तो मैं कभी कभी मैं लेके जाता था ब्रेड बिस्किट वगैरह, दूध का पैकेट वगैरह, पानी का पाउच, वे सब ले जाके लोगों को देता था। नहीं खाली ऐसे रहता था तो रिक्शा ऐसी खाली लेके किसी किसी को इधर से उधर छोड़ भी देता था। हाँ, जितना हो सके आपने मदद की। हाँ, जब आप खुद भी थोड़ी मुश्किलों में थे। वो तो हाँ, मानवता के नाते थोड़ा सा फर्ज भी बनता है। और दिमाग में ऑटोमेटिकली आया कि बैठ के क्या करेंगे, आखिर घर में बैठ के करना क्या है। हाँ, सब कुछ बंद है तो। हाँ, बंद है तो। चलिए ठीक है, हम आपके बेहतर भविष्य की कामना करेंगे। हमारे लिए आपने समय निकाला, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद संजय जी। धन्यवाद। थैंक यू।